साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार मिश्रा, प्राचीन इतिहास विभाग, आज आपको भारत में लेखन कला की प्राचीनता के विषय में बताएंगे कि भारत में लेखन कला की उत्पत्ति कब हुई और उसकी प्राचीनता कब से जानी जाती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपके ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो टॉपिक लेखन कला की उत्पत्ति एवं प्राचीनता। तो बताना चाहेंगे कि भारतीय जो है किसी वस्तु के उद्भव के संबंध में अज्ञानता होने के कारण उसे ईश्वर प्रदत्त मान लेते थे। भारतीय मनीषियों ने माना कि लेखन कला की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा की गई है और पंडित गौरी शंकर ओझा और ब्यूलर महोदय का मानना है कि लेखन कला की जो उत्पत्ति हुई वह लेखन कला की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई। इसकी उत्पत्ति 4वीं शताब्दी ईस्वी में प्रारंभ हुई जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ और इसके जो विचार हैं वो विचार बताए गए कि यूनानी लेखकों के कथन हैं और यूनानी लेखकों के कथनों के अनुसार भारत में लेखन कला की उत्पत्ति कैसी हुई। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उसके समय में भी और उसके बाद में भी अनेक यूनानी लेखक भारत आए। यूनानी लेखकों ने लिखा है कि उस समय भारतीय लेखन कला से परिचित थे। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर के साथ जो सेनापति नियाकर्स आया था उसने लिखा है कि भारतवासी रुई तथा कपड़ों के चीथड़े से कागज बनाना जानते थे। तो यह जानने की बात है कि अगर भारतीय कागज बनाना जानते थे तो लिखना भी जानते रहे होंगे। मेगस्थनीज जो यूनानी राजदूत है सिकंदर के दरबार में, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने भी लिखा है कि भारतीयों ने 10-10 स्टेडिया अर्थात किलोमीटर मान सकते हैं। जिस प्रकार से आज आप जाते रहेंगे सड़क पे तो सड़क के किनारे 1 किलोमीटर के अंतर्गत किलोमीटर गड़ा रहता है ताकि आपको उस स्थान की दूरी का पता लग सके। तो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भी लिखा है कि 10-10 स्टेडिया पर एक पत्थर गड़ा रहता था जिससे दूरी के विषय में जानकारी प्राप्त होती थी। दूसरा है यात्रियों के विवरण, और यात्रियों के विवरण में चीनी यात्री फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आया, उसने कहा कि भारतीय लेखन कला से परिचित थे और भारतवासी लिखना जानते थे। 629 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया और ह्वेनसांग ने बताया कि उस समय भारत में 3 प्रकार की लिपियों का प्रचलन था। सबसे पहली लिपि जो थी वह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। उस लिपि को ब्राह्मी लिपि कहा जाता था। दूसरी लिपि जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी उसको खरोष्ठी लिपि कहा जाता था। तीसरी लिपि जो ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती थी उसको
अरामाइक लिपि के नाम से जाना जाता था। इन तीनों लिपियों में 2 लिपियां भारत में प्रचलित थीं और तीसरी लिपि जो अरामाइक लिपि है वह भारत में प्रचलित नहीं थी, वह चीन में प्रचलित थी। अलबरूनी जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, अलबरूनी लिखता है कि भारतवासी किसी समय में लिखना भूल गए थे, लेकिन कलयुग में अर्थात 3101 ईसा पूर्व में उनको दैनिक प्रेरणा के अनुसार पाराशर के पुत्र वेद व्यास के द्वारा लिखने का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने 18 पुराण और वेदों की रचना की, जिसके कारण उन्हें वेद व्यास कहा गया। पहले उनका नाम कृष्णद्वैपायन था, बाद में उनको वेद व्यास कहा गया। ये चीनी यात्रियों का विवरण है। इसके बाद साक्ष्य आता है, साहित्यिक साक्ष्य का। साहित्यिक साक्ष्य आता है और साहित्यिक साक्ष्य में बाणभट्ट के हर्षचरित, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कादंबरी और मेगस्थनीज की इंडिका, इन ग्रंथों में लेखन कला के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ ललित बिस्तर, बौद्ध ग्रंथ ललित बिस्तर में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि महात्मा बुद्ध लिपिशाला में जाते थे और विश्वामित्र के द्वारा उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बाद अभिलेखिक साक्ष्य हैं। अभिलेखिक साक्ष्य के द्वारा भी लेखन कला की प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इन भारतीय अभिलेखों की विचारधारा क्या है? और इसमें है अशोक के प्रस्तर लेख, पिपरावा का लेख, सोहगौरा का ताम्रपत्र, बंगाल के महास्थान का लेख, तक्षशिला के सिक्के, अशोक महान के भारत में या भारत के बाहर कह सकते हैं पाकिस्तान, वहाँ पे 14 बृहद शिलालेख पाए गए। उन बृहद शिलालेखों में, ज़्यादातर बृहद शिलालेखों में जो भाषा लिखी गई है वह बाएं से दाईं ओर लिखी गई है। जब बाएं से दाईं ओर लिखी गई है, उस बाएं से दाईं ओर लिखी जाने वाली भाषा को ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। अशोक के कुछ अभिलेख हैं जिसमें उसकी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी गई है, जिसको खरोष्ठी लिपि के नाम से जाना जाता है। इसे विद्वानों ने ब्राह्मी लिपि कहा, खरोष्ठी लिपि कहा। जैन साहित्य में भी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का उल्लेख प्राप्त होता है। अशोक के समय के लिपि के अक्षर सरल, जयमती, सरल रेखा वाले, वृत्त कोण वाले आकारों पर निर्भर है। अशोक के पहले लेख पिपरावा, जो कि उत्तर प्रदेश में, तथा सोहगौरा ताम्रपत्र, जो कि गोरखपुर में मिला है, इसमें लगभग 500 के आसपास है, जिसमें लेखन कला की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो भारत की मूल लिपि है, भारत की जो मूल लिपि है उसे ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। तो ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, अशोक के अभिलेखों में लिखी गई। विद्वानों ने उसका अध्ययन किया। चीनी विश्वकोश फा वान सुलिन में ब्राह्मी का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ में ब्राह्मी लिपि का उल्लेख है। डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखा है, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, ब्राह्मी लिपि अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिपादित लिपि, जो कि
अब देवनागरी लिपि के नाम से जानी जाती है और इसकी उत्पत्ति के लिए दो सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, एक विदेशी सिद्धांत और एक स्वदेशी सिद्धांत। और विदेशी सिद्धांत में सबसे पहले यूनानी उत्पत्ति का सिद्धांत, और यूनानी उत्पत्ति के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं जेम्स प्रिंसेप, राडेल, इस्माइल सेनार्ट आदि, यह मानते हैं कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब भारतीयों को लिपि का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें यूनानियों से लिपि का ज्ञान प्राप्त हुआ, और बताया कि ये दोनों यूनानी लिपि और ब्राह्मी लिपि समान है। जिस प्रकार से यूनानी लिपि लिखी जाती है उसी प्रकार से ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, लेकिन यूनानी लिपि और ब्राह्मी लिपि दोनों में बहुत अंतर है, अर्थात विद्वानों ने यूनानी मत को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद है दूसरा जो उल्लेख प्राप्त होता है सेमिटिक उत्पत्ति का सिद्धांत। सन 1806 ईस्वी में विलियम जोन्स ने ब्राह्मी को सेमिटिक उत्पत्ति के सिद्धांत से प्रतिपादित किया। उन्होंने सेमिटिक उत्पत्ति के नियमों को 3 वर्गों में विभाजित किया। जैसे दिखाया गया, सेमिटिक उत्पत्ति का सिद्धांत में फोनीशियन उत्पत्ति का सिद्धांत, दक्षिणी सेमिटिक और उत्तरी सेमिटिक। तो सबसे पहले फोनीशियन उत्पत्ति के सिद्धांत, ब्राह्मी की उत्पत्ति। फोनीशियन उत्पत्ति से मानने वाले विद्वानों में जेम्स प्रिंसेप हैं, विल्सन महोदय हैं, और बताते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि के अक्षर हैं वह सेमिटिक अक्षर के 1/3 भाग से मिलते जुलते हैं। जैसे ब्राह्मी लिपि में जिस प्रकार से ता लिखा जाता है, ब्राह्मी लिपि में जिस प्रकार से मा लिखा जाता है, उसी प्रकार से सेमिटिक लिपि में मा और ता लिखा जाता है। लेकिन यहाँ न मानने वाली बात यह है कि केवल मा और ता अक्षरों से ही पूरी लिपि का ज्ञान नहीं हो जाता है। अतः अनेक इतिहासकारों ने इस मत का खंडन किया कि ब्राह्मी लिपि की जो उत्पत्ति है वह फोनीशियन उत्पत्ति से मानी जाए। अब दूसरी प्रक्रिया आती है दक्षिणी सेमिटिक उत्पत्ति। इतिहासकारों ने माना, जिसमें टेलर हैं, कीथ महोदय हैं, उन्होंने माना कि दक्षिणी सेमिटिक की उत्पत्ति से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई। इस विचारधारा की पुष्टि भी दुष्कर है, क्योंकि जिस समय ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई उस समय अरब में संस्कृति यानी सभ्यता का विकास इतनी तेजी से नहीं हो पाया था जितना तेजी से सभ्यता का विकास भारत में हुआ था। अतः विद्वानों ने दक्षिणी सेमिटिक उत्पत्ति के मत का भी खंडन किया। इसके बाद उत्तरी उत्पत्ति के सिद्धांत माने गए। तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति उत्तरी सेमिटिक वर्णों से मानने वाले विद्वानों में ब्यूलर हैं, डेविड डिरिंजर महोदय हैं। डॉक्टर ब्यूलर का मानना है कि सेमिटिक वर्ण से ब्राह्मी की उत्पत्ति सिद्ध करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सेमिटिक से ब्राह्मी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। फोनीशिया से मेसोपोटामिया तक उत्तरी सेमिटिक का एक ही रूप दिखता है, लेकिन जैसे वह आगे बढ़ता है, भारत में आती है, भारत में ब्राह्मी लिपि अलग हो जाती है और सेमिटिक अलग है। चूँकि ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न की गई, वह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि के प्रायः जो अक्षर हैं वह सब सीधे हैं तथा ता और बा के चिन्हों के अपवाद को छोड़कर सभी अक्षर लंबाई में
एक समान दिखते हैं। अधिकांश वर्ण सीधी रेखाओं से बने हैं। योग की रेखाएं अधिकतर नीचे की ओर दर्शाई गई हैं। ब्राह्मी लिपि के उत्तरी सेमिटिक मूल के सिद्धांत के दूसरे प्रबल समर्थक डेविड डिरिंजर हैं, जिनके मतों का भी खंडन किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और पूर्ण रूप से इस बात को, जैसे अभी हमने बताया कि लेखन कला की उत्पत्ति चीनी विद्वानों ने, यूनानी विद्वानों ने, बौद्ध ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में भारतीय सिद्ध की गई है। उसी प्रकार से जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भी भारतीय सिद्ध की गई है। ब्रह्मा ने जिस लिपि का आविष्कार किया वह लिपि ब्राह्मी है। और सबसे पहले बताया गया कि जैन धर्म में इस बात का उल्लेख है कि तीर्थंकर आदिनाथ ने अपनी पुत्री बम्पी को जिस लिपि को लिखने के लिए बताया वह लिपि ब्राह्मी लिपि है। इसीलिए कहा गया, जैन ग्रंथ के भगवती सूत का जो प्रारंभ होता है उसमें लिखा है नमो बम्पिये लिपिये, अर्थात 3 शक्ति वाले देवता से जिस लिपि की उत्पत्ति हुई उस लिपि को ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना गया। इसके बाद एडवर्ड थॉमस ने बताया कि ब्राह्मी लिपि की जो उत्पत्ति हुई वो दक्षिणी भारत से हुई, द्रविड़ों के द्वारा हुई, और द्रविड़ों ने इस लिपि का विकास किया। इसके बाद आर्य वैदिक उत्पत्ति के सिद्धांत को बताया गया कि कनिंघम महोदय, डाउसन महोदय ने इसकी उत्पत्ति आर्यों के द्वारा बताई कि जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, आर्यों ने जब भारत पे अपनी संस्कृति का विकास किया था, सभ्यता का विकास किया था, तब से भारत में लेखन कला की प्राचीनता चली आ रही है। ब्राह्मी और सेमिटिक वर्णमाला जो है उसकी अध्ययन का तुलना करते हुए डॉक्टर राजबली पांडे ने कहा है कि सेमिटिक से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता, और ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी, जिसका आज परिवर्तित रूप है देवनागरी लिपि, उसकी उत्पत्ति भारत में हुई और वह पूर्ण रूप से भारतीय लिपि के रूप में जानी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हम उसी क्रम में, पुरातत्व के क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको अभिलेख के बारे में बताना चाहेंगे कि इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेख के विषय में अब आपको बताएंगे। अभिलेख क्या है? अभिलेख का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु पर उत्कीर्ण लेख। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने किसी भी कार्यों को किसी पत्थर की पट्टी पर, पाषाण पर, या किसी लकड़ी की पट्टी पर, या लोहे की पट्टी पर, या चमड़े पे, या जो बहुत समृद्धशाली राजवंश था उन्होंने सोने के पत्थरों पर अपने अभिलेखों को लिखवाया। राजाओं के द्वारा खुदवाई गई जो उनकी प्रशस्तियां हैं, उनके राजनीतिक कार्य हैं, उनके सामाजिक कार्य हैं, उनके धार्मिक कार्य हैं और उनके आर्थिक कार्य हैं, उन्होंने अभिलेखों में अंकित कराया। और इन अभिलेखों का हमारे भारतीय इतिहास में, हमारे पुरातत्व में बहुत ही महत्व है। जैसे कि आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा जो अभिलेख प्राप्त हुए वो सबसे ज़्यादा अभिलेख
अशोक महान के प्राप्त हुए। अशोक महान के 14 बृहद शिलालेख प्राप्त हुए, जिससे कि अशोक महान के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक नरेश तो वैसे हैं जिनके विषय में केवल अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। उन राजा का नाम है कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल के विषय में हम केवल अभिलेखों से ही जानकारी प्राप्त करते हैं, जिनका कि अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख से हम उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब अभिलेखों से हम राजनीतिक अभिलेख, सबसे पहले राजनीतिक अभिलेख है, और राजनीतिक अभिलेख से हम राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। राजनीतिक अभिलेख से हम राजाओं के द्वारा किए गए युद्धों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। राजनीतिक अभिलेख से हम राजाओं की वंशावली के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में उसकी वंशावली के विषय में बताया गया है। उसमें कहा गया कि मैं समुद्रगुप्त महाराज श्रीगुप्त प्रपौत्रस्य महाराज घटोत्कच पौत्रस्य महाराजाधिराज चंद्रगुप्त पौत्रस्य महादेव्या कुमारदेव्या मुतपन्नस्य महाराजाधिराज लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्तस्य। तो इसमें समुद्रगुप्त के पिता का नाम, समुद्रगुप्त के पितामह का नाम, समुद्रगुप्त के प्रापितामह का नाम, समुद्रगुप्त के माता का नाम और उसके लिच्छवियों के दौहित्र होने का प्रमाण प्राप्त होता है। इसके बाद रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उसकी वंशावली प्राप्त होती है। प्रभावती गुप्ता के जो वाकाटक वंश की राजकुमारी थी, पूना ताम्रपत्र से उसकी वंशावली के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के 13वें शिलालेख, अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें उसके युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। ऐसे हृदय विदारक घटना को देखकर अशोक का मन द्रवित हुआ और अशोक ने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की, और उसी के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। फिर अभिलेखों से हमको सामाजिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय किस प्रकार से समाज में स्थिति थी, समाज में किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण का जो उल्लेख प्राप्त हुआ वह हमको अभिलेखों से उसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई। बांसखेड़ा ताम्रपत्र में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है। भानुगुप्त जो गुप्त काल का सेनापति है, 510 ईस्वी में उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ, एरण अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसमें यह पता चला कि जब उसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हो गई। सती का जो सती प्रथा है, सती प्रथा का सबसे पहला लिखित प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में प्राप्त होता है। इससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। और सामाजिक इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है कि जो राजा थे वह ब्राह्मणों को दान दिया करते थे, ब्राह्मणों को भूमि दान दिया करते थे। दक्षिण भारत के जो राजा थे, ब्राह्मणों को जब भूमि दान दिया करते थे, उस भूमि दान को अग्रहार के नाम से जाना जाता था। वो जो अग्रहार भूमि होती थी, वो भूमि उस पर कर नहीं लगाया जाता था। उससे जितना भी कर प्राप्त होता था वह जिस व्यक्ति को, जिस ब्राह्मण को दान में दी जाती थी, उस ब्राह्मण को वह कर प्राप्त होता था। अर्थात भूमि का पूर्ण अधिकार
उस ब्राह्मण के पास रहता था, जिसको वह भूमि मिलती थी। इसके बाद अनेक प्रकार के उत्सव, अनेक प्रकार के मेले और खान पान का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अशोक के अभिलेख से उल्लेख प्राप्त होता है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपनी पाकशाला में जो पशुवध है, पशुवध बंद करा दिया। हफ्ते में केवल 2 दिन पशुओं का वध करवाता था और पशु का मांस खाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने इन कार्यों को भी मनाही कर दी। अभी हमने बताया कि हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। उसमें उल्लेख प्राप्त होता है कि अपने शासन के 11वें वर्ष में उसने संगीतमय समाजों का कार्य किया और अपने प्रजा का मनोरंजन करवाया। इसके बाद आर्थिक स्थिति का उल्लेख प्राप्त होता है कि समाज में आर्थिक व्यवस्था कैसे थी। जब समाज में कृषि कार्य किया जाता था, कृषि से आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख है। सिंचाई का उल्लेख प्राप्त होता है। सुदर्शन झील का निर्माण, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील टूट गई थी, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है कि अपने शासन के 5वें वर्ष खारवेल ने नहर का निर्माण करवाया और हलों के द्वारा खेती का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। धार्मिक जीवन और अभिलेखों से हमको वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मध्य एशिया के बोगजकोई में जो अभिलेख प्राप्त हुआ 1400 ईसा पूर्व में मध्य एशिया में बोगजकोई अभिलेख प्राप्त हुआ, उसमें 4 हिंदू देवता का उल्लेख प्राप्त होता है, बौद्ध धर्म का उल्लेख प्राप्त होता है और जैन धर्म का उल्लेख प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे भारतीय इतिहास में अभिलेखों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े रहें।